अनिका रोहित के भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वो जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? रोहित अभी भी अनिका की जा रही गाड़ी की ओर घूर के देख रहा था। तभी चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीमी आवाज में उससे कहने लगा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका कल आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगी? रोहित ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग ने तुरंत ही बात संभालते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो आर्यन बाबा को इतना पसंद करती हैं तो जरूर गिफ्ट लाएंगे। मगर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अगर उन्होंने आर्यन बाबा का लिखा हुआ बर्थडे कार्ड मांग लिया तब क्या करेंगे? रोहित ने फिर से गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा और गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब रोहित मारवा हाउस पहुंचा तो आर्यन डिनर के बाद अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक उसी के सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता है और आर्यन से कहता है, इट्स माई बर्थडे टुमारो। इमोशनलेस चेहरा बनाते हुए आर्यन ने रोहित से कहा, ओह आई सी। आर्यन जिस तरह से अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था वो थोड़ी सी गलती कर रहा था, क्योंकि रोहित खुद मार्शल आर्ट सीख चुका था। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सही तरह से अपने हाथ को मोड़ने का तरीका दिखाते हुए कहा, बस तुम्हें इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहोगे तुम? बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन्हें बर्थडे पर विश करने के लिए उनके लिए कुछ सरप्राइज अरेंज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड भी नहीं लिख सकते? बट आई एम अ चाइल्ड, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। रोहित की एप्लीकेशन को आर्यन ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। आर्यन के इस बिहेवियर से नाराज होकर रोहित आर्यन को बिना कुछ कही ही वहाँ से चला जाता है। पसीने से लथपथ आर्यन अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। जैसे ही वो रोहित के वर्क टेबल के पास से गुजरा, उसने नोटिस किया कि रोहित अपने हाथों में स्केच पेन लेकर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। आर्यन देखना चाहता था कि आखिर इतनी सीरियसली रोहित उस कार्ड में क्या लिख रहा था। आर्यन ये देखकर हैरान हो गया कि रोहित अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड पर लिख रहा था। ये देखकर आर्यन को अपने डैड की मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा था। रोहित अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड पर हैप्पी बर्थडे डैडी लिख रहा था। ये देखकर आर्यन कंफ्यूज हो गया। रोहित की लिखावट इतनी बुरी थी कि पूरा का पूरा कार्ड बहुत ही शाबी लग रहा था। आर्यन ने धीरे से अपने डैडी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पूछा, डैड क्या आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है? अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रोहित बिना कुछ कहे वो कार्ड लेकर वहाँ से चला गया। जब अनिका मल्होत्रा हाउस वापस पहुँची तब अंजलि मामी घर पर नहीं थी। अनिका को अंजलि मामी की चिंता होने लगी थी। अनिका को लगा कहीं फिर से रायचंद परिवार में से किसी ने अंजलि मामी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की थी। अनिका ने अंजलि मामी को मैसेज लिखते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अंजलि मामी ने कुछ ही सेकंड में अनिका को रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ बस मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर आई हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। अनिका ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में जाने लगी। रिया ने लाइव स्ट्रीम का और एक पड़ाव पार कर लिया था। अब वो लाइव स्ट्रीमर की टॉप 300 लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 दिन में वो टॉप 10 लाइव स्ट्रीम की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। जैसे ही रिया को नींद लगी, अनिका ने उठकर बगल की टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया, फिर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वो अपने मोबाइल से एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग अनिका की माँ की थी। थोड़ी देर अपनी मम्मी को याद करते हुए अनिका की आंखें कब भर आईं, इस बात का उसे भी पता नहीं चला। फिर अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए अनिका ने फिर से फोन पास रखे टेबल पर रख दिया और रिया के पास आकर सो गई। अनिका ने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों आज अनिका को रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। बार बार अनिका के सामने उस पर्दे के पीछे बैठे आदमी का ख्याल आ रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज से अनिका की आंखें खुली। माय स्वीट हार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। ये क्या तुम सच कह रही हो मम्मी? रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने भी रिया से कह दिया, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? मामा क्या मुझे आज अपना गेटअप बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान ना ले? आखिर मैं और आर्यन हमशक्ल है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये थैंक यू सो मच, मैं अभी ये बात आर्यन को बताती हूँ, उसका फैमिली बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जैसे ही रिया दौड़कर अपना फोन उठाने लगी, अनिका ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी डैडी के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट है? क्या बड़े बच्चों से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे उनके लिए गिफ्ट ला सकती हूँ? डोंट वरी मम्मा, मैंने बहुत पहले ही डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार रखी है। मैं उनके बर्थडे के दिन उनकी तारीफ करूंगी, एक गाना गाऊंगी जिसे सुनकर वो जरूर खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना।
अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे था, रिया की स्कूल में छुट्टी थी। श्रेया एक होटल में शिफ्ट हो गई थी। श्वेता फिर से प्रोडक्शन टीम के साथ मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी में बिजी हो गई थी। नानी माँ अपने कमरे में रोज की तरह सो रही थी और रोज की तरह क्रिश रात को घर वापस लौटा नहीं था। क्रिश के लिए घर वापस ना लौटना एक बहुत ही आम बात होती थी, इसलिए पूरा का पूरा मल्होत्रा हाउस आज बिल्कुल खाली पड़ा था। जब अनिका नीचे हॉल में गई, तब उसने देखा कि अंजलि मामी हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। अनिका अंजलि मामी के पास आई और धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ अंजलि मामी, आप बड़ी गहरी सोच में लग रही हो। अंजलि मामी ने अपनी एक उंगली दोनों दांतों के बीच दबा कर रखी थी। अपने मुंह से उंगली निकालते हुए अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बात यह है बेटा कि मीनाक्षी अपने पापा के घर वापस चली गई है। इस बात पर हैरान होते हुए अनिका अंजलि मामी के बगल में बैठ गई। क्या पीयूष अंकल और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी कल शाम की बात को लेकर? कल जब तुमने मुझे मैसेज किया था, तब मैं अपने भाई पीयूष रायचंद के घर गई थी। मेरे जाने से पहले मीनाक्षी ने रोते हुए पीयूष के सामने हंगामा मचा दिया था। तुम्हारी कंप्लेंट करके मीनाक्षी ने पीयूष से कहा था कि तुम एक सरफिरी लड़की हो और मेरी हाजिरी में तुमने मीनाक्षी पर जोर जबरदस्ती की है। मीनाक्षी के मुंह से ये बात सुनकर पीयूष बहुत नाराज हो गया था। उसने कई सारे कॉल किए मुझे, मगर मैंने सोचा कि इस बात को फोन पर न करते हुए अगर मैं पर्सनली जाकर के उसको सारी सिचुएशन समझाऊं तो बेहतर होगा। इसलिए कल काफी सालों बाद मैं अपने भाई के घर उससे मिलने गई। उसे मिलने के बाद मैंने उसको समझाया कि तुमने मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी किया वो किन हालात में किया। जैसे ही पीयूष को इस बात का पता चला, पीयूष ने मीनाक्षी को डांटते हुए पूछा कि क्या ये सब कुछ सच था। जब मीनाक्षी की जबान सच बोलते हुए लड़खड़ाने लगी, तब पीयूष का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। इसलिए उसने गुस्से में आकर मीनाक्षी से कह दिया, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती हो। मगर बजाय इसके कि मीनाक्षी अपने किए पर शर्मिंदा हो या माफी मांगे, उल्टा वो पीयूष पर चिल्लाने लगी। हम इतने सालों से शादी के बंधन में बंधे हैं, मगर आज भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी इस छोटी बहन पर विश्वास है। ठीक है, तो अगर तुम अपनी इस बहन की बातों में आकर मेरी बेइज्जती कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। ये कहकर मीनाक्षी घर से निकल गई। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं भी घर चली जाऊं। अभी मीनाक्षी का गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वो मीनाक्षी के साथ बैठकर झगड़ा सुलझा लेगा। मगर मैं इस बात से परेशान हुआ निका कि पीयूष और मीनाक्षी 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उन्हें एक बेटा है, बेटी है। हमारी वजह से कहीं उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी दरार ना आ जाए जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़े। अंजलि मामी को सांत्वना देते हुए अनिका ने उनकी पीठ पर अपना हाथ देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक अंजलि मामी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अनिका से कहा, आज सुबह से पीयूष किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मैंने जब उससे फोन करके बात करने की कोशिश की, तब पता चला पीयूष अभी भी मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा था। अभी अंजलि मामी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस में चिल्लाते हुए आई। तुम दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो अपने भाई का संसार बर्बाद करना चाहती है। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारी बसी बसाई जिंदगी को तहस नहस करने पर तुली हो? अंजलि मामी ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या तुमने अपने किए की माफी मांग ली पीयूष से? किस बात की माफी मांगू मैं? जानती हूँ कि तुमने अपने भाई के कान भरे हैं, इसीलिए वो अभी तक मुझे घर लेने नहीं आया। तुम क्या समझती हो कि तुम पूरे रायचंद परिवार पर कब्जा कर लोगी क्योंकि अब उस घर में मैं नहीं हूँ? यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना? शर्म करो मीनाक्षी, अगर तुम्हारे मुंह से किसी बाहर वाले ने ऐसी बात सुन ली तो हमारे खानदान के बच्चों के साथ कोई अपने बच्चों के रिश्ते नहीं जोड़ेगा। इतनी गंदी और गिरी हुई बात करने से पहले एक बार सोच लिया होता। लेकिन मैं भी किसे समझा रही हूँ? अगर सोचने समझने की शक्ति तुम में होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता जो तुम देख रही हो। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पैसों का। आज मुझे लगता है कि तुमसे गरीब औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी बात करके तुमने न सिर्फ रायचंद परिवार पर बल्कि अपने आहूजा परिवार का सर भी शर्म से झुका दिया है। मीनाक्षी अंजलि मामी की ऊंची आवाज सुनकर बिल्कुल हैरान खड़ी उन्हें देखती रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी पलकें झटकते हुए कहा, हाँ, तुम अब रायचंद परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम इस भीख मांगे मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रायचंद परिवार से बाहर निकालना चाहती हो, मगर एक बात तुमसे कह दूं, तुमने और पीयूष ने हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये बात आज मैं जान चुकी हूँ। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हो क्योंकि हमारा आहूजा परिवार रायचंद परिवार जितना अमीर नहीं है। मगर आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बहुत जल्द रायचंद परिवार हमारे आहूजा परिवार के सामने एक चींटी की औकात भी नहीं रखेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई ने मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से अपना इन्वेस्टमेंट पीछे हटा लिया। उसी 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं अपने भाई के साथ
साथ पूरा करने जा रही हूँ। अब ये डील अशोक मेहरा हमारे खानदान के साथ करने वाला है और आने वाले कुछ ही महीनों में जब इस डील से हमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट होगा, तब देखना तुम्हारे और तुम्हारे भाई का चेहरा इतना गिर जाएगा कि तुम सर उठाकर आहूजा खानदान की ओर देख भी नहीं पाओगे। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से निकल गई, मगर बिना कुछ बोले हैरान होकर अंजलि मामी और अनिका बस एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद दौड़ती हुई रिया सीढ़ियों से उतर कर आई और अपनी मम्मी से लिपट कर बोली, मम्मा मैं तैयार हो गई हूँ, क्या हम डैडी से मिलने जा सकते हैं? रिया के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि मामी को जैसे जोर का झटका लग गया था। बिल्कुल हैरान आंखों से अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, ये रिया क्या कह रही है? डैडी, इसका क्या मतलब है? हाँ, रिया के पापा, सही सुना आपने। अंजलि मामी अनिका का जवाब सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गईं। अंजलि मामी अपने आप को संभाल कर अनिका और रिया से कुछ कहें उससे पहले अनिका और रिया कार में बैठकर बाहर चले गए। रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ मारवा हाउस 2 में रहता था। जैसे ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस 2 के गेट पर पहुंची, अनिका को लगा अब सिक्योरिटी चेक का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उसे पूरा करना होगा। मगर सरप्राइजिंगली गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने शीशा नीचे करने के बाद अनिका से कहा, मैडम रोहित सर ने हमें बता दिया है कि आप आने वाले हो, प्लीज प्रोसीड। रोहित की छोटी सी जेस्चर ने अनिका के चेहरे पर स्माइल ला दी थी। तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाई। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कहीं से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया तो बड़े ही आराम से अनिका ने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस वक्त अनिका की विंडो के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आदमी के इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में कर क्या रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह रोका क्यों जा रहा है? हमारा मकसद है मारवा का बच्चा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है हमें। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। अनिका इतना समझ चुकी थी कि ये लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती घुस आए कुछ गुंडे थे। क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में यहाँ आए हो? तभी उस आदमी ने अनिका की बगल में बैठी रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी छोड़ता नहीं हूँ मैडम। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना ये बच्चा बचेगा ना तुम। रिया की ओर देखकर विंडो के पास खड़ा हुआ बदमाश अपने चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल देकर कहने लगा, हमसे बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर बैठ गया है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर देखकर रखी थी, वरना तो हमें चकमा देकर ये लोग निकल जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि कार में कोई लड़की नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा बैठा है। अपने हाथों से अनिका का चेहरा पीछे हटाते हुए उस आदमी ने अपने गंदे और बड़े हाथ रिया की ओर लंबे किए। जैसे ही उसके हाथ रिया की गर्दन पर पहुंचने वाले थे, अचानक ही उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया से कहा, रिया बेटा एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपना कोई भी पसंदीदा गाना गाओ, और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मम्मा ना कहे तब तक अपनी आंखें खोलना मत। अपनी मम्मा की बात सुनते ही रिया तुरंत कार की बैक सीट में जाकर बैठ गई। फिर रिया अपनी आंखें बंद करके अपनी फेवरेट नर्सरी राइम गाने लगी। रिया को पता था कि आज उसकी मम्मा उन बदमाशों का वो हाल करने वाली थी कि आइंदा कभी वो उसके भाई आर्यन को देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जब रिया की नर्सरी राइम खत्म हो गई, उसने फिर से हिम्मत करके हल्के से अपनी आंखें खोली। आसपास सब कुछ लगभग शांत हो चुका था। बस जब रिया ने जमीन की ओर देखा तो 7 से 8 हट्टे कट्टे वजनदार बदमाश जमीन पर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आवाज करते हुए रेंग रहे थे। डरावना सा आदमी वो इस हालत में भी नहीं था कि वो जमीन पर लेटकर एक करवट बदल सके। हाँ, कौन हो तुम? वो बदमाश अब तक इतना तो जान चुके थे कि ये खूबसूरत सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। अनिका मुंह कटे बदमाश के पास जाकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी रह गई। फिर उसे बिना देखे अनिका ने उससे कहा, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं,
और टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगी वो ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जमीन पर लेटा हुआ बदमाश इतनी बुरी हालत में था कि अब अगर अनिका ने उसे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो वो अभी अपना दम तोड़ देगा। क्या नाम है तुम्हारा? बग्गा। बग्गा नाम है मेरा। कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बग्गा ने अनिका के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। बग्गा के मुंह से उसके जवाब सुनते हुए अनिका ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर उसने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लेटे बदमाश की पर्सनल इंफॉर्मेशन अनिका की मोबाइल फोन पर फ्लैश होने लगी थी। जब अनिका ने मोबाइल पर फ्लैश हो रही बग्गा की सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने रखी तो अनिका के मोबाइल पर अपनी पूरी जन्म कुंडली देखकर बग्गा हैरान रह गया। इस बार अनिका ने बग्गा की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे वार्न किया। हमारी दुनिया का एक उसूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इतना ध्यान रखना, रोहित मारवा या उसके बेटे को जरा सी भी खरोंच आई तो वो चोट चाहे किसी ने भी पहुंचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने जा रही थी, जमीन पर पड़ा हुआ बग्गा अचानक अनिका को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम ये नहीं कर सकती, ये हमारे साथ अन्याय है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और गैंग रोहित मारवा या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती है तो तुम मेरे पीछे और मेरे खानदान के पीछे लग जाओगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना तो तुम भी जानती होगी कि एक हम ही नहीं है जो रोहित मारवा के बेटे की जान के पीछे पड़े हैं। जमीन पर तड़प रही बग्गा के मुंह से ये बात सुनकर अनिका पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे से बेटे के पीछे आखिर इतने खतरनाक गुंडे क्यों पड़े थे। नीचे पड़ा बग्गा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है मेरी अकेले की गैंग है जो इस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब रोहित मारवा का बेटा उनके हाथ लगे? अभी इस वक्त तुम इस मारवा आउट हाउस में खड़ी हो। बिल्कुल इसी वक्त इस मारवा हाउस के आसपास और उसके अंदर कम से कम 4 या 5 गैंग इस बच्चे को उठाने के लिए इसका इंतजार कर रहे होंगे। कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? बग्गा की ये बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।